सीएए पूरे देश के लिए मुद्दा है, ईवीएम पूरे देश के लिए मुद्दा है, और ये किसान कानून जो बनाए हैं ये पूरे देश के लिए मुद्दा है। नेता लोग मिलकर अगर बात करें तो इसमें सीएए का मुद्दा और ईवीएम का मुद्दा भी शामिल कर लिया जाए। उन्हें अपनी बात कहने का, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का संविधान को यह आज़ादी देता है, उनको यह ताकत देता है। इस ताकत का सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करना चाहिए, इस देश की सरकार को सम्मान करना चाहिए, हर उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए जो सत्ता में। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से भारत का संविधान तैयार किया तो उसमें हर तरह के शोषण को, चाहे वह किसी भी वर्ग के खिलाफ है, चाहे वह महिलाओं के खिलाफ था, चाहे वह शूद्र समाज के खिलाफ था, चाहे वो किसी के भी खिलाफ था, उस हर तरह के शोषण को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के माध्यम से किया। इन सबको जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं हम लोगों ने, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जान खतरे में डालनी पड़ती है कवरेज देने के लिए। कई बार हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, समाज की बात को इस हद तक उठाने का काम करते हैं कि आप जानते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता बहुत बुरी है और वे सत्ता में हैं, शक्ति में हैं, वे हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरह से हमें अत्याचार कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं। उसके बावजूद साथियों हमारा मनोबल गिरता नहीं है, हम अपने काम को लगातार जारी रखते हैं। तो साथियों आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इन सब बातों को सुनें, समझें, देखें और हो हल्ला मचाने के बजाय अपने सामाजिक मिशन को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, उसको जागरूक करने का प्रयास करते रहें। हम सभी जानते हैं, हमने देखा कि 26 जनवरी को पूरे देश ने गणतंत्र दिवस मनाया। यह गणतंत्र दिवस अन्य गणतंत्र दिवसों से अनोखा था, अनूठा था और इसकी योजना और रूपरेखा बहुत दिनों से चल रही थी। दिल्ली पुलिस के साथ में जिस तरीके से सरकार 26 जनवरी की परेड को निकालने के लिए तैयारियां करती है, योजनाएं करती है, उसी तरीके से किसानों के साथ बैठकर भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां की थी। लेकिन इस पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने भारत के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कुछ देखा वह कुछ शोभनीय नहीं था और जो कुछ देखा उससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण भारत राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि 2 राष्ट्रीय पर्वों को हम मनाते हैं, एक 15 अगस्त को जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और दूसरा 26 जनवरी को जिसे हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों आज़ादी तो पूरे देश को मिली थी, राजनीतिक सीमाओं को आज़ादी मिली थी, विदेशियों से, विदेशी आक्रांतों से जिनका शासन भारत के ऊपर चल रहा था, और उसमें भारत की सीमाओं में जो कुछ था, जो भी लोग थे, उन सबको आज़ाद किया था। जो कुछ भी निवास करता था भारत की सीमाओं में, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे पक्षी हों, हवा हो, हर चीज़ को उस दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन साथियों संसार में नाना प्रकार के समाजों का वास भी है, नाना प्रकार के लोग रहते हैं और जितनी तरह के लोग रहते हैं उतनी ही प्रकार की उनकी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, दृष्टाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कई बार वो दूसरे समुदाय के लोगों का शोषण तक करते हैं। इसी प्रकार से भारत के साथ भी और भारत के भीतर भी कुछ ऐसे समाज थे जिनका एक दूसरे समाज के ऊपर नियंत्रण था, शासन था, या कहें कि वो उनके गुलाम थे। इसमें अगर कहा जाए, जैसा कि हिंदू व्यवस्था बताती है कि भारतीय हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 3 वर्ग तो कुछ आज़ादी को पहले से ही भोग रहे थे, ये तो आज़ाद थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण वर्ग तो पूरी तरह से आज़ादी को उपभोग करता था, उसके बाद क्षत्रिय उससे कम लेकिन आज़ादी को वो भी भोगता था,
राजा बनने का उसका अधिकार था, हर काम वो अपनी शक्ति के हिसाब से कर सकता था। वैसे भी संतुष्ट था कि कम से कम कोई बात नहीं, एक वर्ग के ऊपर तो है। लेकिन साथियों, चौथा वर्ग जिसे शूद्र समाज कहा गया, जिसमें आज के संविधान की परिभाषा के अनुसार हम कहें तो SC, ST और OBC, ये जो शूद्र वर्ग है, इस पर ऊपर के तीनों वर्गों का शासन था। और ब्राह्मण ने बड़ी चालाकी से मनुस्मृति के माध्यम से और अन्य ग्रंथों रामायण, महाभारत, गीता आदि के माध्यम से लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बैठा दी थी कि ऊपर के तीनों वर्णों का ये चौथा वर्ण जो गुलाम है, इनकी सेवा के लिए बना है। तो साथियों, 15 अगस्त 1947 को देश का कण कण आजाद हो गया, लेकिन ये लोग आजाद नहीं हुए थे। इनके साथ में, शूद्र के साथ में, चारों वर्णों की महिलाएं भी गुलाम थीं। जो लोग मनुस्मृति को पढ़ते हैं, जानते हैं, वे ये देख सकते हैं, समझते हैं इस बात को। साथियों, इस शूद्र समाज और महिला वर्ग के अलावा एक और वर्ग था, जिसे कहें कि कामगार वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जिनके ऊपर सामंतशाही जमींदारों, धनाढ्य लोगों का नियंत्रण था, कब्जा था, और ये लोग उनके गुलाम थे। जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, किसानों को अगर बांटा जाए तो किसानों में दो तरह के वर्ग आपको नजर आएंगे। किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से ऊपर से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जमा हुआ है, वहाँ से संचालन हो रहा है किसान आंदोलन का, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में, भरी बारिश में जूझते हुए भी किसान वहाँ पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। खाने की किसी भी प्रकार की व्यवस्था की कमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के अगर वर्गीकरण किया जाए तो ये वो किसान हैं जो सामंतशाही से आते हैं, जमींदारी वर्ग से आते हैं। मजदूर किसान की हिम्मत नहीं है कि वो आंदोलन कर सके। निसंदेह साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किए हैं, वे निसंदेह शोषणकारी कानून हैं। उनका विरोध करने के लिए क्या जमींदार, क्या सामंती और क्या मजदूर और क्या किसान, हर किसी को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है। हम लोग भी पिछले कई दिनों से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं और अच्छी तरह से सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस देश में आज़ादी का मतलब सिर्फ सामंती लोगों के लिए, जमींदार लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए, इनके लिए ही नहीं है, बल्कि इस देश में आज़ादी का मतलब महिलाओं के लिए, शूद्र समाज के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, जो अपनी ज़मीनों को जोतते हैं, उस पर काम करते हैं, उन सब के लिए भी आज़ादी का मतलब होना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया था। केवल आज़ादी का एक विधान अंग्रेजों के द्वारा उनकी पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया था, जिसको हम कहते हैं कि द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947। 15 अगस्त 1947 के लिए का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि जितना 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बना। क्योंकि जिन लोगों को नाम मात्र के लिए आज़ाद तो कर दिया गया था 1947 में, लेकिन उनकी आज़ादी नाम मात्र की थी। अगर वैसी ही व्यवस्था को लागू कर दिया जाता तो निसंदेह महिलाएं, शूद्र समाज और ये जो मजदूर समाज है, ये उसी तरह की गुलामी में अपना जीवन यापन करने के लिए फिर से मजबूर हो जाता अगर भारत का संविधान नहीं लिखा गया होता। तो सबसे बड़ा पराक्रम का काम इस देश के महान सपूत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ, पूरा हुआ। और उसमें यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से भारत का संविधान तैयार किया, तो उसमें हर तरह के शोषण को, चाहे वह किसी भी वर्ग के खिलाफ है, चाहे वह महिलाओं के खिलाफ था, चाहे वह शूद्र समाज के खिलाफ था, चाहे वो किसी के भी खिलाफ था,
उस हर तरह के शोषण को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के माध्यम से किया। तो साथियों, इस तरह से और इस दृष्टि से भारत का यह राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, यह भारत के लोगों के लिए बहुत ही महत्व का दिन था, अपनी आजादी से भी ज्यादा महत्व का दिन था। क्योंकि जिन वर्गों की मैंने बात कही है, महिला वर्ग और शूद्र वर्ग और ये मजदूर कामगार वर्ग, साथियों इनके लिए आजादी के कोई मायने नहीं थे। ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी वैसे रहते थे, उससे पहले मुगल आए, उनके समय में भी वैसे रहने के लिए मजबूर थे, और उससे पहले भी पता नहीं कितने हजारों सालों से ये उसी दयनीय अवस्था में रहने के लिए मजबूर थे। लेकिन साथियों, हमारा इतना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व और जो कुछ इस पर्व पर दिल्ली में हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। लेकिन साथियों, इस बात के लिए सवाल यह उठता है कि इस घटना, दुर्घटना और दुर्भाग्य के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इस घटना, दुर्घटना और दुर्भाग्य के लिए वे किसान नेता जिम्मेदार हैं, जिनके आह्वान पर पूरा देश इस किसान आंदोलन में उमड़ पड़ा? या वे भारत के लोग जिम्मेदार हैं जो इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर समर्थन दे रहे हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं, उसको हर तरह से मोटिवेट करने का कार्य कर रहे हैं? या फिर इस देश की सरकार, जिसके इन 3 कानूनों के आधार पर या उनको बनाने के विरोध में ये किसान आंदोलन इन किसानों को करना पड़ रहा है, वो किसान विरोधी, जनता विरोधी, जन विरोधी सरकार जिम्मेदार है? या साथियों, दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है, जिसके हाथों में दिल्ली की सुरक्षा का मामला है? साथियों, हमने 26 जनवरी को यह देखा, क्योंकि हम लोग खुद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से जो रैली आई थी, ट्रैक्टर रैली, जिसे कि नांगलोई चौक से नजफगढ़ की तरफ मुड़ना था, जो कि यह पहले प्लान हुआ था कि वहां से निकलेगी रैली, ट्रैक्टर रैली, और वो नजफगढ़ रोड पे मुड़ जाएगी नांगलोई चौक से। तो उस नांगलोई चौक पर और नजफगढ़ रोड पर हम लोग भी एनबी न्यूज़ 24x7 के माध्यम से कवर कर रहे थे, और उस कवरेज को करते हुए जो हमने देखा, उसमें बहुत कुछ हमें समझ में आ गया कि किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने, जो सरकार में उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनकी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस आंदोलन को बदनाम और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा। साथियों, शुरुआत में ही हमें एक हमारे नजदीक से गाड़ी गुजरी, जो बुलेरो थी शायद, और उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने भारत का झंडा नीचे फेंक दिया, और वह गाड़ी बड़ी तेज गति से वहां से चली गई। इसके बाद साथियों, जब हम नांगलोई चौक पर पहुंचे, तो वहां पर किसानों के द्वारा किसी भी तरह का कोई एग्रेशन नहीं था। वे नाच गाने और संगीत के माध्यम से अपने गणतंत्र दिवस को बड़ा ही महत्व देते हुए मनाते हुए आ रहे थे। और जैसा कि उनका रूट तय था, वे चाह रहे थे कि वे ट्रैक्टर परेड को नांगलोई चौक से डाइवर्ट करके जो रूट उनके लिए तय है नजफगढ़ रोड पर ले जाएं, और जो रूट तय है उससे होते हुए वे वापस टिकरी बॉर्डर पर आ जाएं। लेकिन साथियों, हमने वहां पर एक घटना और देखी। वहां पर जो पुलिस थी, पुलिस को अगर यह प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी पुलिस ने कि यह रूट भी तय कर लिया गया था, तो जाहिर सी बात है नांगलोई से रोहतक रोड की तरफ, जो कि आगे पीरागढ़ की तरफ जाता है रोड, उस तरफ नांगलोई चौक पर बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। वहां से किसी भी व्हीकल, किसी व्यक्ति के लिए पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करा जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, पुलिस ने वहां पर बिल्कुल भी बैरिकेडिंग नहीं कर रखी थी, बल्कि इसके उलट वे लोग जो ट्रैक्टर रैली आ रही थी उसको कुछ अंतराल पर, कुछ को नजफगढ़ रोड की तरफ रवाना कर रहे थे
और कुछ को पीरागढ़ी की तरफ जाने दे रहे थे। 2-4 ट्रैक्टर निकालकर लगभग 10-15 मिनट के अंतराल पर फिर 2-4-5 ट्रैक्टर निकाले। इस तरह से पुलिस जो है उस ट्रैक्टर रैली को तोड़ने का कार्य कर रही थी। तो साथियों, जो हमने अपनी आंखों से नजारा देखा उससे तो यही साबित हुआ कि वहां पर किसानों ने किसी भी प्रकार से उपद्रव नहीं किया, कोई एग्रेशन वहां नहीं दिखाया और वे बड़े शांतिमय ढंग से अपने ट्रैक्टर रैली को निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलनकारी थे ये दिल्ली से बाहर के थे, दिल्ली के रास्तों से वाकिफ नहीं थे, दिल्ली के रास्तों से अनजान थे, इसलिए ये पूरी तरह से पुलिस के ऊपर निर्भर थे कि पुलिस जहां इन्हें रास्ता देगी ये वहीं चले जाएंगे। लेकिन साथियों, एकाएक पुलिस ने इन शांत आंदोलनकारियों पर और वहां पर लाखों की संख्या में जो भीड़ जमा थी उन पर लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और टीयर गैस छोड़ी। और साथियों, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस समय जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वे लोग दंगा फसाद कराने में माहिर हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पिछले 60 दिनों से ऊपर हो गए हैं देश का किसान ही नहीं बल्कि देश का हर एक व्यक्ति इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, कानून 2 तरह से होते हैं, 2 प्रकार के कानून संसद बनाती है। एक तो वह कानून जिससे कि देश को नियंत्रित किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, जैसे कि टैक्स की व्यवस्था हुई या पनिशमेंट की व्यवस्था हुई, तो इस पर तो सरकार जो निर्णय लेती है उसका अल्टीमेट होता है। अगर कोई टैक्स सरकार ने लगा दी है और वह रीजनेबल है तो वह चलता है, उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही कोई पनिशमेंट, जैसे कि निर्भया कांड के बाद रेप के केस में पनिशमेंट को बहुत बढ़ा दिया गया। तो साथियों, इस तरह के कानून जो है तो इन पर जो है इस तरह के आंदोलन होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन साथियों, कुछ कानून देश की जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से जब ये 3 काले कानून इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए और उन्हें संसद से पास भी करा लिया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, बिल कानून में तब्दील हो गया, उसके बाद यह कहा गया सरकार की तरफ से कि ये तीनों काले कानून किसानों की भलाई के लिए हैं। साथियों, मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं ताकि हम यह समझ सकें कि उन कानूनों में और इस कानून में कितना फर्क है। उन कानूनों में किसी की भलाई बताने की सरकार को जरूरत नहीं होती है कि क्या भलाई है, लेकिन यहां पर सरकार यह बता रही थी कि ये जो काले कानून हैं इनमें किसानों की भलाई है और नाना प्रकार के तरीके गिना रही थी कि ऐसे भलाई है वैसे भलाई है। लेकिन साथियों, किसानों ने इन 3 कानूनों को लेने से साफ साफ इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें हम किसी भी प्रकार से अपनी भलाई नहीं समझते हैं। और शायद ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहला मौका रहा होगा जब किसी की भलाई के लिए सरकार कह रही है कि कानून बना के आपको दे रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए, और वे लोग कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारी भलाई का कानून नहीं है। और उस कानून का विरोध करने के लिए जो लोग सड़कों पर हैं उनके समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यम से। और कल और परसों जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जब ये ट्रैक्टर परेड निकाली गई तो उसे देखने के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरा देश सड़कों पर आया और वहां पर इस बात की भी चर्चा हुई, इस बात को भी निश्चित किया गया, जांचा गया कि कहीं वास्तव में सरकार जो कह रही है वही सही तो नहीं है, कहीं यह तो सही नहीं है कि वास्तव में ये जो किसान आंदोलनकारी विभिन्न बॉर्डर पर बैठे हैं ये लोग किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित हैं या कुछ संगठन हैं जिनके अपने निजी हित हैं जिनको पूरा करवाने के लिए ये यहां पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, जब लोगों से यह पूछा गया, 1 से नहीं, 2 से नहीं, बहुत से लोगों से यह पूछा गया, पूरी जनता से ये राय ली गई कि क्या ये कानून रद्द होने चाहिए, तो जनता ने एकदम से यही कहा
कि ये कानून तुरंत प्रभाव से रद्द होने चाहिए। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप किसानों के समर्थन में हैं? तो सभी लोगों ने एक मत होकर एक सुर में यही कहा कि हाँ, हम किसानों के साथ में हैं, अपने देश के अन्नदाता के साथ में हैं, और जब अन्नदाता को तकलीफ है तो हम आराम से कैसे रह सकते हैं। साथियों, देश के लोगों की भावनाएं देखने लायक थी। लेकिन साथियों, जैसा कि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य बताया कि जो टिकरी बॉर्डर से जो रैली आ रही थी वह लगभग 30-35 किलोमीटर लंबी रैली थी। नांगलोई चौक से लेकर जो टिकरी बॉर्डर है, बल्कि उससे पहले से हरियाणा में पता नहीं कहां तक 30-35 किलोमीटर लोग बता रहे थे कि इतनी लंबी रैली है। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर वहां दिखाई दे रहे थे। तो इस रैली के अलावा जो हमने वहां पे देखा, और यह भी सुनने में आया वहां पर, क्योंकि हम लोग जो है वहां जब टीयर गैस वगैरह छोड़ी गई तो हम लोग थोड़ा साइड में थे, तो इसलिए वहां पर जो कुछ हुआ वो देख नहीं पाए। लेकिन वहां पर हमने जो है कुछ वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से देखा कि कुछ लोगों ने वहां पर कुल्हाड़ी नुमा जैसे हथियारों से गाड़ियों के जो बोनट होते हैं उन पर प्रहार किए, उनमें गड्ढे कर रखे थे। साथियों, बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे घातक हथियार किसान कैसे लेके चल सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में जो पुलिस इतनी तल्लीनता से, इतनी अच्छी तरीके से वहां पर व्यवस्था को देखने का कार्य कर रही है, यह कहा जाता है कि कार्य करती है, तो उसकी मौजूदगी में ऐसे हथियार वहां पे कैसे आ गए। साथियों, इस तरह का हमला जो है किसान कभी भी नहीं कर सकते हैं। यह हम लोग जो है अपने कॉमन सेंस से ये अच्छी तरह जान सकते हैं। इसके बाद साथियों, विभिन्न फोटोज के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से हमें यह भी मालूम पड़ा कि आईटीओ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको किसान आंदोलनकारियों ने तोड़ दिया, और उसे तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर गए, लाल किले की तरफ। और लाल किले पर एक वीडियो जो हमने देखा, उस वीडियो में हमने यह देखा कि अगर लाखों की संख्या में वहां पर लोग होते तो वो अगर हमला करते कुछ पुलिस वालों पर, तो समझ में आ सकता था कि पुलिस वाले वहां से भाग खड़े होते। लेकिन आप भी वीडियोस देखना, उसमें देखना कि कितने आम पब्लिक वाले लोग हैं और कितने पुलिसकर्मी हैं। जो किसान आंदोलनकारी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वे किसान आंदोलनकारी नहीं हैं, वे उपद्रवी हैं, जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित थे, उनके द्वारा भेजे गए थे, इसी मंशा के द्वारा भेजे गए थे, प्री प्लान करके भेजे गए थे। और वे लोग पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीट रहे हैं और पुलिस वाले उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, सरेंडर करे हुए हैं, पिट रहे हैं वहां पर। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जो आम व्यक्ति है, जिसको किसी भी प्रकार का सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण नहीं मिलता है, क्या वह ताकतवर हुआ या पुलिस वाले ताकतवर हुए जिनको हर तरह की स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। अगर पुलिस वाले वहां से टीयर गैस भी छोड़ते तो सारी पब्लिक वहां छतर-पतर हो जाती। और लाल किला जैसा, लाल किला साथियों, लाल किला एक सुरक्षा का जो किला भी कह दें अगर खाली जो है, तो किले से ही यह लगता है, यह समझ में आता है कि ऐसी चार दीवारी जिसकी सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हों। ये तो मैं राजा महाराजाओं के समय की परिभाषा बता रहा हूं। आज जबकि भारत जैसे आजाद देश में, जिसके पास अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है, और जो दिल्ली का लाल किला है वह राष्ट्रीय मान का प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, और इस लाल किले की प्राचीर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, जिससे इस देश का गौरव बढ़ता है और जिससे इस देश का हर व्यक्ति अपने गौरव को अनुभव करता है। तो उसकी सुरक्षा कैसी होगी साथियों? क्या उसकी सुरक्षा में अगर कुछ 100 लोगों की भीड़ आ जाए तो उसको भेज देगी?
1000 लोगों की भीड़ आ जाए तो भेज देगी। साथियों, अगर कुछ 100 लोगों की भीड़ या 1000 लोगों की भीड़ लाल किले की सुरक्षा को भेज सकती है, तो वो 26 जनवरी की परेड जो हो रही थी उसको नहीं भेज सकती थी? साथियों, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि यह सब सरकार और सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसकी मां आरएसएस, इसके द्वारा जो प्रायोजित गुंडे उपद्रवी हैं, उन लोगों के द्वारा यह सारा तामझाम किया गया ताकि इससे इस सरकार के 2 मंसूबे कामयाब हो सकें। पहला मंसूबा कि जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी किसान बिलों के खिलाफ, इनको सरकार को वापस ला लेना पड़े और यह किसान आंदोलन यहीं खत्म हो जाए। और दूसरा मंसूबा यह था कि इन किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहकर, देश का गद्दार कहकर, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया कहकर, गणतंत्र दिवस का अपमान किया कहकर उनको बदनाम किया जाए और बदनाम करके उनके मानसिक स्तर को गिरा दिया जाए, और मानसिक स्तर जब गिर जाएगा तो वो आंदोलन करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। और इन सब की आड़ में कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाएगा या फिर उन पर जेल जाने का भय दिखाया जाएगा, जिसके कारण या तो वे सरेंडर करें या वे अपने कदम पीछे खींच लें। साथियों, हमने देखा जो वीडियोस दिखाई दे रही हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले, ऐसा लगा अपनी जान बचाने के लिए, जो लाल किले के चारों तरफ जो नाला है, खाई बनाई हुई है, वो बहुत ऊंची खाई है और उसमें से कूदे जा रहे हैं। और साथियों, वहां पर आपको कुछ 40, 50 या 100 लोगों से अधिक आपको दिखाई नहीं देंगे उस वीडियो में। हद अगर कर दें, हद से हद कर दें तो 1000 लोगों से अधिक कभी भी नहीं हो सकते। और मैं ये मानता हूं कि 1000 लोग किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, जबकि वह जो सुरक्षा में व्याप्त व्यवस्था है उसके पास लाठियां हैं, डंडे हैं, बंदूकें हैं, उनके पास टीयर गैस है, वाटर कैनन है, तमाम वे सारे साधन मौजूद हैं जिनके द्वारा कि वो इन लोगों को रोक सकती है। तो कुल मिलाकर साथियों, इन लोगों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने दिया गया, ये सरकार की मंशा थी, सोची समझी गई चाल थी, उसके तहत इनको अंदर दाखिल होने दिया गया। उसके बाद जानबूझकर उन लोगों को, क्योंकि जो आम आंदोलनकारी था, आंदोलनकारी तो भावनाओं का शिकार होता है, नेतृत्व को मालूम होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन हर जगह नेतृत्व मौजूद नहीं हो सकता है। और जहां पर नेतृत्व मौजूद था वहां पर किसी भी तरह की घटना नहीं घटी है, लेकिन जहां पर नेता नहीं है वहां पर लोग हैं और लोगों की भावनाएं हैं, और लोगों की भावनाएं किस तरफ हैं और जिस तरफ लोगों की भावनाएं होती हैं उसी तरफ लोग चल देते हैं। तो इसी तरह से साथियों, जैसा कि हमने अपने आंखों से देखा कि एक व्यक्ति नांगलोई रोड पर राष्ट्रीय झंडा अपनी गाड़ी से नीचे फेंक कर गया, तो उसके माध्यम से वह ये दिखाना चाह रहा था कि किसान आंदोलनकारी जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब लाल किले की जब वो जो सुरक्षा भेदी जा रही थी और जो पुलिस है वह उस सुरक्षा को भेदने दे रही थी उन आंदोलनकारियों को या जो घुसे हुए उपद्रवी थे, तो उनके साथ में हो सकता है कि कुछ लोग आम आंदोलनकारी भी हों जिनको उन उपद्रवियों के द्वारा भड़काया गया हो, और एक तरह से जो वहां पर किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व उन उपद्रवियों के हाथ में चला गया, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद साथियों, जो सरकार की प्लानिंग थी उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि अभी भी देश का बहुत बड़ा तबका इस सोशल मीडिया को नहीं देखता है। वह जो मेन मीडिया कही जाती है, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया,
अभी तक वह उस पर निर्भर है और उसकी दिखाई हुई खबरों पर यकीन भी कर लेता है। इस देश में जो अभी मोदी सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, ये पूरी की पूरी मीडिया के द्वारा प्रायोजित सरकार हैं। और मीडिया अपनी न्यूज़ के माध्यम से जो बनावटी न्यूज़ होती हैं, बहुत ही जिससे कि ऐसा लगे कि पता नहीं क्या भावनाएं उमड़ने वाली न्यूज़ होती हैं, उनको दिखा दिखा कर वे लोगों को किसी भी दिशा में मोड़ने का काम कर देती हैं। तो इसी तरह से साथियों, सरकार ये जानती थी कि बस इस आंदोलन को बदनाम करना है और उसके बाद मीडिया को काम सौंप देना है, और मीडिया कुत्ते की तरह सुबह से लग जाएगी इसको भौंकने के लिए, और जो न्यूज़ आ रही है उन पर भी भौंकेगी और जो न्यूज़ नहीं आ रही है उस पर भी भौंकेगी। इसी तरह से साथियों, हमने देखा था कि एनआरसी और सीए का जब मुद्दा चल रहा था, उसका जब आंदोलन चल रहा था, तब भी इस गोदी मीडिया ने इसी तरह से भौंकना शुरू किया था और देश का विभाजन करके रख दिया था दो वर्गों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काते हुए हमने अक्सर आरएसएस को देखा है। तो साथियों, जब सरकार की पहले से ही यह प्लानिंग थी, अच्छी तरह से सोच समझी हुई चाल थी, और सरकार की जो मानसिकता है वह इस बात पर बहुत अच्छी तरह चलती है कि क्या गलत काम करने हैं, जो देशद्रोह है उसे कैसे फैलाना है, लोगों में दंगा कैसे भड़काना है, इसकी प्लानिंग इस सरकार मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है, इससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा साथियों, हम जानते हैं कि जो इन लोगों की जो विचारधारा है वो कौटिल्य की विचारधारा है, चाणक्य की विचारधारा जिसे कहते हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद मतलब येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपना उल्लू सीधा करो, फिर चाहे सामने वाला हमारा अपना ही आदमी क्यों ना हो, हमारा अपना भाई क्यों ना हो, हमारी माता और बहनें क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा उल्लू सीधा होता है तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी किसानों की जो मुख्य मांग है, किसान बिल जो है, किसान कानून जो बनाए सरकार ने, उनको लेकर जो किसानों की मुख्य मांग है वो ये है कि एमएसपी लागू हो और जो सरकारी मंडी है वो बनी रहे। लेकिन साथियों, मुझे नहीं पता कि किसान नेता कहां तक सोच पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, हमने जियो का उदाहरण हमारे सामने अभी बिल्कुल ताजा है। जब जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कदम रखा तो उसने 1 साल तक अपनी सेवाएं मुफ्त दी, और उन सेवाओं को लेने के लिए इस देश का भूखा नंगा वर्ग टूट के पड़ा, और आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके अंदर जियो की सिम ना हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है साथियों कि ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि आज यह सिम फ्री में सेवाएं देगी, लेकिन आने वाले समय में वो पैसे वसूलेगी। ये तो इनको मालूम था कि पैसे वसूलेगी, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन क्या ऐसा भी कोई समय आएगा जब वह मन मर्जी के पैसे वसूलेगी? उस घातक परिणाम को इस देश के लोग नहीं सोच पाए। अब वो कैसे वसूलेगी, इस बात को क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि जैसे ही जियो ने इस इंडस्ट्री में अपने कदमों को स्थापित किया तो उसने जो अन्य टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको धराशायी सा कर दिया। ऊपर सरकार एक व्यवस्था और लेकर आ गई जिसे पोर्ट कराने की व्यवस्था कहते हैं। पोर्टिंग की व्यवस्था भी शायद इसीलिए लाई गई थी ताकि ये जो अंबानी एंड कंपनी है इसको पूरा का पूरा फायदा दिया जाए। जो लोग अभी भी एयरटेल की या डॉल्फिन की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई जरा सी समस्या है तो वो तुरंत जियो में अपना पोर्ट करा लें। और हमने देखा साथियों कि उस समय जियो की जो सर्विस थी बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी चल रही थी, और अन्य सर्विसों को बिल्कुल डाउन करके रख दिया था, खास तौर से डॉल्फिन की सर्विस जो कि सरकारी महकमा था। एमटीएनएल को बर्बाद करने की एक सोची समझी चाल थी जिसके तहत आज शायद एक भी ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें डॉल्फिन सर्विस होगी, शायद वो बंदी हो गया। अब सरकार की मंशा यही है कि निजीकरण कैसे कराया जाए। साथियों, निजीकरण ऐसे ही होता है। सरकार जनता को यह बताने का प्रयास करती है कि देखिए ये जो उद्योग है
जो सरकारी है, जो सरकार के हाथ में है, और ये उपक्रम जो सरकार के हाथ में है, ये अब फायदे सौदा नहीं रहा, इसलिए इसको निजी हाथों में दे दिया जाए, या फिर जनता को इससे ज़्यादा लाभ नहीं दे पा रही सरकार, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया जाए। तो साथियों, इसी तरह से आज किसान नेताओं को इस बात से चेतना होगा, उनको सोचना होगा कि एमएसपी और सरकारी मंडी ही काफी नहीं है, इसके अलावा यह भी प्रावधान किया जाना जरूरी है कि किसानों की फसल को खरीदार जो मिलेगा वो निजी उद्योगपति नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि जो निजी उद्यमियों को जो अलाउ कर रही है सरकार, वह अलाउ सबको कर रही है, वह पूरे देश के लोगों को यह दे रही है बात जो है कि भाई आप सभी लोग जो है किसानों की फसलों को खरीद सकते हो। लेकिन साथियों, ऐसा होगा नहीं। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, आप जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं, जो कुछ करोड़ों का उद्योग कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, वे भी किसानों की फसल को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। उनसे ज़्यादा जो फसलें खरीदी जाएंगी वो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी जैसे लोग ही खरीदेंगे। साथियों, जब किसानों की फसलें इन बड़े उद्योगपतियों के द्वारा खरीदी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि किसान अपनी फसल को उनको तब बेचेगा जब वे मंडी से ज्यादा पैसा या दाम उनको देंगे। और शुरू के कुछ सालों में तो यह होना लाजमी है कि ये निजी उद्योगपति मंडी से ज्यादा पैसा देकर किसानों को अपने लिए फसल बेचने के लिए लालच देंगे, उनको ललचाएंगे। 2-3 साल में सरकार यह कहने के लिए मजबूर हो जाएगी देश के लोगों को कि अब मंडी में कोई अपना अनाज बेचता ही नहीं है, अपनी फसल बेचता ही नहीं है, तो इसलिए मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। मंडी की जब जरूरत ही नहीं है तो, क्योंकि किसान ने अपनी मार्केट निजी उद्योगपतियों के साथ में खुद ही जमा ली है। तो साथियों, उस समय सरकार जो है फिर से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी और उस मंडी को खत्म कर देगी। और साथियों, जब मंडी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी की बात कोई रह ही नहीं जाएगी, एमएसपी का कोई मुद्दा ही रह जाएगा। और उसके बाद शुरू होगा निजी उद्योगपतियों के द्वारा किसानों का और इस देश की जनता का असली शोषण। फिर उसके बाद बेशक निजी उद्योगपति ऊंचे दाम देकर अगर किसानों से फसल खरीदेंगे तो उसका बोझ देश की गरीब जनता उठाएगी, कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर साथियों, जो ये अडानी है, अंबानी है, जो इस देश के उद्योगपति हैं, जो मोदी जी की गोद में खेलने वाले उद्योगपति हैं, या कहें कि मोदी जी उनकी गोद में खेलने वाले एक राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों, इन उद्योगपतियों का तो एक ही मकसद है कि येन केन प्रकारेण, कौटिल्य की नीति साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके इस दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बना जाए। उनकी जो चाल है, उनकी जो रेस है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनने की है। उसके लिए चाहे इस देश के लोगों का उनको शोषण करना पड़े, अपने देश के लोगों पर अत्याचार करना पड़े, और चाहे अपने देश के लोगों का गला काटना पड़े, उन्हें चाहे कोई देशद्रोही कहे, चाहे कुछ भी कहे। क्योंकि हमने देखा है कि पूरा देश उथल पुथल में है, पूरा देश चलायमान हो गया है, क्रांति कर रहा है, क्रांति की भावना से भर गया है, आंदोलन की भावना से भर गया है, पूरे देश में उथल पुथल हो रही है। लेकिन अभी तक इन माननीय उद्योगपतियों के मुंह से 2 शब्द इन आंदोलनों के लिए, सरकारी कानूनों के लिए नहीं आए हैं, जबकि सरकार की पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले लोग हैं ये। मोदी जी के साथ में डिनर लंच सब कुछ करने वाले लोग हैं ये। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में यही बात साझा करना चाहता हूं, अपने देश के लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमें इस आंदोलन को जारी रखना है। जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं उनको हर तरह समर्थन देना है। हमारे अपने अलग से मुद्दे हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, लेकिन साथियों सबसे पहले ये 3 काले कानून हैं। इसके साथ में और भी मुद्दे हैं। मेरा तो मानना यह था कि अगर इसके साथ में
ईवीएम मशीन का मुद्दा भी जोड़ लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लगे हाथ उसका भी काम तमाम कर दिया जाए, क्योंकि इन तीन काले कानूनों का तो काम तमाम होना वाजिब है और होके रहेगा। अगर इसके साथ में हम लोग ये भी समझ जाएं कि ईवीएम अगर इस देश से हटा दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रही है इस देश के लोगों के साथ में, इस देश के संविधान के साथ में, न्याय के साथ में, वो बहुत ही बुरा है और आज तक के इतिहास में सबसे काला समय चल रहा है। हम न्याय की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे अभी कुछ निर्णय देखे हैं। पहला निर्णय हमने अयोध्या का ही देखा, जिसमें संविधान का कहीं जिक्र नहीं है निर्णय में कि कौन से संविधान के किस प्रावधान के तहत वह निर्णय दिया गया है। चलो ठीक है, संविधान के तहत नहीं, किस कानून के द्वारा दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट को वो जो निर्णय दिया है मध्यस्थता करने वाला जो है, वो उसको कौन सी शक्ति उसे कहां से मिली है। साथियों, एक वर्ग की भावनाओं को मानते हुए, क्योंकि वो सरकार है आज सत्ता में है, आज से पहले तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी यह फैसला नहीं दे पाई थी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के इशारों पर दिया गया फैसला था। आज भी ये जो 3 काले कानून, इससे पहले सीए का कानून, इसको सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायर्स क्यों नहीं घोषित करता है, जबकि उसके पास ये पावर है, संविधान उसको ये शक्ति देता है कि कोई भी कानून जो कि संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, उसको सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायर्स कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति 2 तरह से प्राप्त होती है, या तो कोई व्यक्ति अपनी याचिका को लेकर जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुओ मोटो यानी कि स्वयं संज्ञान से उस मुद्दे को अपने पास लेकर उस पर निर्णय दे। लेकिन साथियों, दोनों ही तरीकों से सुप्रीम कोर्ट अपनी चुप्पी लगाए हुए है और वह मध्यस्थता की भूमिका निभाने में बड़ी तत्पर है। हमने देखा है कि अभी भी किसानों की एक कमेटी बनाकर उसने तैयार कर दी, जबकि संविधान के अंदर उसे कहां से शक्ति मिलती है कि वो ऐसी कमेटी बनाए। उसको तो निर्णय इस बात पर देना है कि वेदर द लॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, इतना काम उसे करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह भी दे कि ये कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन लोगों को तब भी लगता है कि ये कानून जो है उनके लिए अहितकारी हैं, क्योंकि ऐसा संभव है साथियों। कई बार टैक्स का मामला अगर हम लें तो टैक्स जिस तरीके से बनाया गया है वह संवैधानिक होता है, उसका रूप संवैधानिक होता है, लेकिन वह जनता के लिए उचित कई बार नहीं होता है। तो उस समय जनता और सरकार के बीच की बात हो जाती है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो सरकार को जनता की बात सुननी होती है। तो इसी तरह से ये कानून जो बनाए हैं 3 काले कानून सरकार ने, हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हो सकता कि ये लोगों के लिए कल्याणकारी भी हो। अगर लोगों को ये लगता है कि ये उनके कल्याण के लिए नहीं है, तो लोग सरकार से वार्ता करके, बातचीत करके, किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके उन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती है। यह इन लोगों का, इस देश के लोगों का, जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है, अपने प्रतिनिधि बनाकर वहां संसद में भेजा है, ये उनको अधिकार है और यह अधिकार संविधान उन्हें देता है। उन्हें अपनी बात कहने का, उन्हें अपनी आवाज उठाने का संविधान उनको यह आजादी देता है, उनको यह ताकत देता है। तो इस बात का, इस ताकत का सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करना चाहिए, इस देश की सरकार को सम्मान करना चाहिए, हर उस व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए जो सत्ता में और शक्ति में है। और हमें उम्मीद है कि पूरा देश इन 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़ा होगा। और मुझे उम्मीद है कि कुछ अगर नेता लोग मिलकर अगर बात करें तो इसमें सीएए का मुद्दा और ईवीएम का मुद्दा भी शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। बाकी मुद्दे तो बहुजन समाज के भी हैं, जैसे कि SC/ST एक्ट का मुद्दा है, रिजर्वेशन का मुद्दा है, रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे तो खैर हम लोग चलाते ही रहते हैं, लेकिन जो सभी के लिए उचित मुद्दे हैं, CAA पूरे देश के लिए मुद्दा है, ईवीएम पूरे देश के लिए मुद्दा है, और ये किसान कानून जो बनाए हैं ये पूरे देश के लिए मुद्दा है। साथियों, ये राष्ट्रीय हित की बात है जिसमें राष्ट्र का एक एक व्यक्ति और उसका हित शामिल है। तो कम से कम इन 3 मुद्दों को इस आंदोलन में शामिल कर देना चाहिए, ताकि आगे से इस देश का हर व्यक्ति, हर वोटर यह सुनिश्चित कर सके कि उसका और उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति ही
सरकार में जाना चाहिए, ना कि ईवीएम के द्वारा चुना गया व्यक्ति सरकार में जाके बैठ जाए और इसी तरह से अपनी मनमर्जी करे, तानाशाही चलाए और फांसीवाद को यहाँ पर लागू करे। और आपसे उम्मीद है और आग्रह है कि आप लाइक करें और आगे शेयर जरूर कर दें, ताकि यह वीडियो भारत के जन जन तक पहुँचे, जन जन तक इन बातों को पहुँचाकर हम लोगों को समझाने में कामयाब हों। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे माध्यम नहीं हैं, बड़े माध्यम नहीं हैं जिनके द्वारा हम लोगों को समझा सकें। इसीलिए साथियों, हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, उसके माध्यम से लोगों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि जब हम इस जो आंदोलन है इसको जब कवर कर रहे थे तो हमने ये देखा, क्योंकि जातिवादी मानसिकता अभी तक लोगों की गई नहीं है, किसानों में भी जातिवादी मानसिकता है। और हमारे चैनल को कई बार उन्होंने सब्सक्राइब किया, हज़ारों की संख्या में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लेकिन अगले दिन जब उनको पता लगता है कि यह चैनल अम्बेडकरवादियों का है, भीम मिशन वालों का है, यह जो बहुजन समाज का चैनल है, तो उसको अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। लेकिन साथियों, इन सब के बावजूद चाहे किसानों में अभी कैसी मानसिकता है, उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है। हम यह उम्मीद करते हैं कि उनकी मानसिकता में परिवर्तन होगा और हम उनकी मानसिकता में परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सफल होंगे। और जब तक के लिए हम जो है उनसे किसी तरह का मनमुटाव नहीं रहना चाहते हैं, हम किसानों के साथ में खड़े हैं, किसानों के आंदोलन को पूरी तरह समर्थन करते हैं और इसी तरह से हम उनके आंदोलन को कवरेज देते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इन सबको जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जान खतरे में डालनी पड़ती है कवरेज देने के लिए। कई बार हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, समाज की बात को इस हद तक उठाने का काम करते हैं कि आप जानते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता बहुत बुरी है और वे सत्ता में हैं, शक्ति में हैं, वे हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, किसी भी तरह से हमें अत्याचार कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं। उसके बावजूद साथियों, हमारा मनोबल गिरता नहीं है, हम अपने काम को लगातार जारी रखते हैं। तो साथियों, आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इन सब बातों को सुनें, समझें, देखें और हो हल्ला मचाने के बजाय अपने सामाजिक मिशन को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, उसको जागरूक करने का प्रयास करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।